सभी का स्वागत है हमारे इस नए कार्यक्रम में। एक बार फिर से मेरे साथ उपस्थित है माननीय अमृतलाल रावल जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस विशेष धन्यवाद। कार्यक्रम। आप मेरा फोन किया आपने अटेंड और आप आए। आज का ये कार्यक्रम मैं इसलिए करना चाह रहा था क्योंकि जैसे कि मैंने एक पुस्तक भी लिखी है अर्थव्यवस्था पर, जो मेरी पहली पुस्तक है। डॉक्टर अम्बेडकर जी ने भी, वो भी एक पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट थे, वो भी एक अर्थशास्त्री थे। तो अर्थव्यवस्था भी, ये तो शब्द ऐसा है कि हमारे भारत में, खास करके उत्तर भारत में, लोगों को समझ ही नहीं आता कि अर्थव्यवस्था क्या है। तो अर्थव्यवस्था है कि भैया ये जो दीन दुनिया जो चल रही है, जो रुपया मोह माया है, सीधे शब्दों में ये अर्थव्यवस्था है। अब समस्या ये है कि अब जो हो रहा है, ट्रम्प जो अपने टैरिफ्स, जो कर बढ़ा रहे हैं, जो कि आयात शुल्क जिसे बोलते हैं, कि भाई उनके देश में जो भी बाहर से सामान आएगा उसके ऊपर वो टैक्स ज्यादा लगाएंगे। ये तो एक पहलू है और इस पर बहुत सारी खबरें आ रही है। तो सर, मैंने ये कार्यक्रम आपको स्पेशल इसलिए बुलाया है कि आज मेरे हाथ में एक ये किताब लगी जो आपने प्रकाशित करी है, हम्म, हाँ मैनिफेस्टो जी। ऑफ भारत रेजिडेंस मूवमेंट। थोड़ा सा आप इस किताब के बारे रिनेसांस में मूवमेंट। बताएंगे? लेकिन शुरुआत हम करते हैं कि आम आदमी के लिए क्या मायने रखता है ये जो खबरें आ रही हैं, और बड़े बड़े पत्रकार और अखबार और पूरी दुनिया इस समय हिली हुई है एक तरह से कि भाई ट्रम्प बढ़ा रहे हैं। तो मेरा पहला प्रश्न ये है कि, दो प्रश्न मैं आपसे पहले पूछूंगा कि एक तो आम आदमी के लिए ये क्या मायने रखता है, दूसरी बात ये, क्या हम इसे पूंजीवाद का अंत माने? तो क्या हम इसे, जी आप बोलिए, क्या हम इसे पूंजीवाद का अंत माने, और आम आदमी के लिए ये सब खबरें क्या मायने रखती है? धन्यवाद निखिल जी, मुझे अपने चैनल पे इनवाइट करने के लिए। ये जो किताब है भारत रिनेसांस मूवमेंट, ये दरअसल हमने नहीं छापी थी। ये बॉम्बे से छप के आई थी, और जो लेखक थे इसके, उन्होंने खुद छापी थी ये। और इसलिए वो मतलब हमारे पास आई थी। वो खुद उसको दे के गए थे। और जो आपने पूछा कि क्या ये अर्थव्यवस्था या जो पूंजीवाद का अंत है, नहीं, पूंजीवाद का अंत नहीं होगा ये, क्योंकि जो कम्युनिस्ट कंट्रीज हैं उसमें उनमें भी पूंजीवाद आ गया है। तो कम्युनिस्ट कंट्रीज में भी जो है ना पूंजीवाद आ गया है, तो इसलिए पूंजीवाद का अंत नहीं होगा। सिर्फ ये है कि जो मतलब एक गलत तरीके से उन्होंने बोला कि मतलब वी विल चार्ज दिस एंड के वी हैव बीन लूटेड, वी हैव बीन चीटेड, इस तरह की बातें जो की उन्होंने, उसकी वजह से सारी दुनिया में उनके खिलाफ एक रिएक्शन हो रहा है। खास तौर पे यूरोपियन कंट्रीज में वो सारे इकट्ठे होकर जो है ना अब यूक्रेन का साथ दे रहे हैं। और इसलिए एक किस्म से बड़ी परेशानी हो रही है अभी। 10 मिनट पहले जो है ना एक खबर आई थी कि ये जो युद्ध है ये वर्ल्ड वॉर 3 में बदलने वाला है। बीबीसी से आते रहते हैं न्यूज। तो बहुत ही खतरनाक सिचुएशन है, और भारतीयों को इस युद्ध से दूर रहना चाहिए, इस युद्ध में, क्योंकि ये अब न्यूक्लियर युद्ध होने वाला है। सर, बीबीसी तो खबरें दे रहा है, लेकिन जरूरी नहीं है ऐसा हो, क्योंकि बीबीसी तो ब्रिटेन का, इंग्लैंड का बेसिकली चैनल है। अच्छा, खबरें इसलिए भी दी जाती है कि कई बार बढ़ा चढ़ा के भी दी जाती है। बट इतनी जल्दी प्रेडिक्ट करना कि युद्ध हो रहा है, तो ये तो मुझे, अभी वैसे हाँ आसार हो सकते हैं, लेकिन अगर बीबीसी बोले तो मुझे लगता है उनकी तरफ से इमेच्योरिटी मुझे फील होती है। इससे भारत और चीन की जो सरकारें हैं, बल्कि मैं कहूँ कि भारत या चीन की, मैं सरकार नहीं कह रहा, कि वहाँ के जो आम नागरिक हैं हम, तो वो क्या समझे इससे, मतलब? वो एक्चुअली उनको इससे, इस युद्ध से दूर रहना चाहिए, मैं ये मानता हूँ। क्योंकि ये जो 30 जो आए देखो, हैं युद्ध से नहीं, कमिश्नर मैं कह रहा हूँ जो यूरोपियन। अमेरिका जिन्हें जो आयकर शुल्क लगा रहा है, इससे इससे मतलब मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो हमारी
भारत, चीन, ब्राजील, वियतनाम पे लगाया है। तो कई देश ऐसे हैं कि जिन जो कि उन्होंने अपनी मार्केट, अपने लोगों पे, अपने घरेलू कामों को तो ध्यान ही नहीं दिया, और पूरा ध्यान जो है उन्होंने निर्यात के ऊपर कर दिया। ये जो निर्यात पे काम कर दिया, अब अगर अमेरिका ये कदम उठाता है कि भैया, उसका जो कदम है वो सीधा सीधा ये है कि हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग खुद करेंगे। तो मैंने इसलिए कहा ये, क्योंकि अमेरिका को पता है कि उसका डॉलर की कीमत ज्यादा है। अमेरिका के लिए ये कदम उठाना कि भैया हम आयकर शुल्क लगाएंगे, बाहर से आने वाली चीजों पे ज्यादा टैक्स लगाएंगे, ये तो उसके लिए खुद ही एक सुसाइड वाला, एक खुदकुशी वाला कदम है। हाँ। हाँ जी। तो लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को बेशक दुनिया जोकर, कार्टून, जो मर्जी बोले, लेकिन वो इतनी उम्र का आदमी है, और जिसने इतने जो पूरा गहराई से सरकार को और पूरी अर्थव्यवस्था को समझता है, जो लेखक भी रह चुका है। मैंने भी कुछ किताबें उनकी पढ़ी है। अच्छा, कई बार कोई बड़े लोग जो होते हैं ना, मतलब ज्यादा दिन में दिमाग होता है, ज्यादा सोचते हैं, वो थोड़ा सा कार्टून पन्ना दिखाते हैं लाइटनेस के लिए भी। तो मैं, ऐसा नहीं है कि उनको सीरियसली नहीं ले रहा, मैं ट्रम्प को सीरियसली ले रहा हूँ, क्योंकि जो इंसान जिस सिस्टम में घुसा होता है वो उसकी कमियों को भी जानता है। तो डोनाल्ड हम्म। ट्रम्प इस पूंजीवाद की कमियों को भी समझते हैं कहीं ना कहीं। हाँ जी, इसलिए समझते मैंने हैं। कहा कि कहीं ना कहीं लेकिन वो, अच्छा, वो डायरेक्ट आके तो उनको पता है कि वो जिस देश में है वहां पर लोगों को सालों से ये सिखाया जाए गया है कि कम्युनिज्म के खिलाफ, और सालों से ये सिखाया गया है कि भैया साम्यवाद के खिलाफ और पूंजीवाद के पक्ष में पक्षधर। लेकिन अब वो डायरेक्ट आके तो नहीं बोल सकते ना कि भाई मैं तो पूंजीवाद के विरोध में जाऊंगा। लेकिन जो उनका स्टेप है वो तो पूंजीवाद के विरोध, क्योंकि डॉलर की कीमत अच्छी है। आप बजाय इसके, अगर पूंजीवादी व्यवस्था हो, तो बजाय इसके कि अमेरिका में आप करो, वहां पे आप ज्यादा तनख्वाह दो, आप जाके किसी गरीब ऐसी जगह कर लो जहां पे आपने डॉलर की डोमिनेंस बनाने से आपको वहां पर एक डॉलर में आपको एक आदमी पूरे दिन काम पे मिलता है, और वहां आपको $100 में भी नहीं मिलेगा। ये तो वो भी अच्छी, और वो तो खुद जो है व्यापारी घराने से। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है क्या उन्होंने कहीं ना कहीं, मतलब वो बोलना नहीं चाह रहे, लेकिन कहीं ना कहीं वो इस पूंजीवाद के विरुद्ध कोई लड़ाई छेड़ रहे हैं, ऐसा कुछ है, हो सकता है क्या? नहीं नहीं, पूंजीवाद के विरुद्ध लड़ाई नहीं है, लेकिन उनके जो बड़बोलापन जो है ना, इस बड़बोलेपन की वजह से काफी हड़कंप आ गया है सारे देशों में। चाहे यूरोपियन देश हो या एशियन कंट्रीज हो, क्योंकि उस आदमी का अब कोई भरोसा नहीं रहा। मतलब ही हैज लॉस्ट द ट्रस्ट। लोगों का विश्वास वो खो चुका है, इसलिए उसके ऊपर दोबारा से विश्वास करना बहुत मुश्किल है। कभी तो वो कहता है कि मैं तीसरी बार जो है ना जो लड़ूंगा और जीत जाऊंगा, तो तीसरी बार वो कैसे लड़ेगा, जबकि कानून ही नहीं है कि एक आदमी 2 बार ही केवल लड़ सकता है। और अगर वो किसी कानून की किसी लूप होल को, कमजोरी को ढूंढ के लाता है और उसकी वजह से बन जाता है, तो वो तो 4 साल बाद ही देखा जाएगा। लेकिन वो पूंजीवाद के ऊपर हमला नहीं, बल्कि वो तो पूंजीवाद का घोर एक जो है ना प्यादा है। मतलब बहुत बड़ा एक सोल्जर है कह सकते हैं पूंजीवाद का। सब कुछ तो उसने पूंजीवाद में, उसने वो सोवियत यूनियन में गया था, और वहां पर जो है ना एक वो होटल बनाना चाहता था जॉइंट वेंचर में सोवियत सरकार के साथ। तो अब पता लगा है कि वो जो है ना वहां भी उसको सोवियट्स ने मतलब अपना पेरोल पे रख लिया था, और वो एक मतलब उनका एजेंट है। अब मुझे पता नहीं है सच भी है या नहीं, लेकिन यही खबरों में ही आता रहता है। तो बात यह है कि ये जो लोग हैं दे आर नॉट डिपेंडेबल, वो भरोसे के काबिल नहीं है। अच्छा, एक और प्रश्न जो मैं पूछना चाह रहा था आपसे, कि हाँ जी। अमेरिका सुपर पावर कहलाया जब उसने एटम बम बनाया और जापान पे छोड़ा। हाँ जी। दोनों शहरों में जापान के लाखों लोग मारे गए। अमेरिका से किसी ने हाँ जी। क्वेश्चन नहीं किया, अमेरिका के किसी व्यक्ति को जेल में नहीं डाला गया, लेकिन उसका परिणाम ये हुआ हाँ कि जी। अमेरिका सुपर पावर बन गया, जिससे उसके डॉलर की कीमत बढ़ गई।
तो मेरा प्रश्न ये है कि अब जो मिलिट्री रेस, हथियारों की जो रेस शुरू हुई है, हाँ जी। हथियारों की रेस में जो सबसे अगुआ देश रहा अमेरिका, आज वो भी आर्थिक पटल पर धराशायी हो चुका है। हम्म, तो हम्म। ये क्या संदेश है इससे भारत के लिए? कोई संदेश निकलता है इससे? नहीं, वो धराशायी तो नहीं हुआ अभी। अभी तो उसने कुछ अपनी उल्टी सीधी बातें की है जिसकी वजह से वो मतलब हड़कंप मच गया है सारी दुनिया में, लेकिन वो अभी धराशायी नहीं हुआ। अभी तो वो युद्ध को और एक्सटेंड कर रहा है कि ईरान को धमकी दे रहा है, फिर उधर हुतीज को के ऊपर हमला कर रहा है, और उधर इजराइल का भी जो है ना झगड़ा बढ़ रहा है। तो उनको युद्ध चाहिए। जब तक युद्ध रहेगा तो उनका जो सर मैं ये इसलिए इकोनॉमी है सिर्फ वो बढ़ती रहेगी। डोनाल्ड ट्रंप की बातों से नहीं कह रहा, और भी मैंने विद्वानों को वहां के सुना। देखिए वहां पर क्या है कि जो डॉलर जितने, जैसे जो आज एक डॉलर की कीमत है, वो डॉलर की कीमत लगभग, मतलब उनके लिए जो 40 साल पहले जो डॉलर था वही है। मतलब वेजिस में बता रहा हूँ मैं, मतलब जितनी आज उनको तनख्वाह मिलती है और जितनी महंगाई बढ़ गई है, उस हिसाब से उनकी तनख्वाह उतनी है कि जितने में वो 40 साल पहले खरीदते। लेकिन महंगाई वहां बढ़ गई है। तो वहां के जो आम लोग हैं ना, वो तो बहुत परेशान है महंगाई से। अच्छा, महंगाई का हम्म। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये, जैसे मैंने शुरू किया कि क्या ये पूंजीवाद का अंत हो सकता है? क्योंकि महंगाई का असर नहीं। केवल वही नहीं है। भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ऐसे जो देश है, अंडर डेवलप या डेवलपिंग देश है, वहां भी महंगाई का जो है ना पूरा पूरा असर है। अगर पूंजीवाद में अगर जो वस्तुएं हैं, जो उत्पादन है, वो प्रचुर मात्रा में हो रहा है, सारे साइंटिफिक तरीके से हो रहा है, अगर प्रचुर मात्रा में हो रहा है, और जहाँ पे तनख्वाहें भी कम दी जा रही है, तो चीजें सस्ती होनी चाहिए। चीजें और सस्ती होनी चाहिए। चीजें सस्ती होने का मतलब हो गया कि आपके पैसे की वैल्यू बढ़नी चाहिए। लेकिन पैसे की वैल्यू नहीं बढ़ रही। कीमत जो है, मुद्रा, हमारी मुद्रा की कीमत नहीं बढ़ रही है। तो अब हमें क्या मतलब, ये, अगर अमेरिका, देखिए अमेरिका अगर ऐसा कर रहा है, तो मैं यही कह रहा हूँ कि मैं सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप की बात नहीं कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप, देखिए डोनाल्ड ट्रंप जो कर रहे हैं ना, वो बहुत बड़ी डिससेटिस्फाइड, असंतुष्ट जनता है अमेरिका की। उनको क्यों उठाना पड़ रहा है ऐसा कदम? क्योंकि असंतुष्ट जनता तो है ना। जैसे जो मैंने हम्म, आपको बताया कि पिछले 40 सालों से डॉलर वैसा ही है। तनख्वाह, मतलब जो तनख्वाह मिल रही है वो तनख्वाह के हिसाब से महंगाई वैसी है। महंगाई बढ़ गई है, हम्म, लेकिन उसमें चीजें उतनी आ रही है जितनी की 40 साल पहले आ रही। तो हम्म, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं वो वहां पर जो है ना, वो अमेरिका धराशायी हो रहा है। क्योंकि जो जैसी तनख्वाह, और उस तनख्वाह में जितना सामान आ सकता था, जो चीजें बन सकती थी, वो नहीं आई। 2008 में भी हमने आर्थिक संकट देखा है, वहां पर आर्थिक संकट आया। लोगों को हम्म, घरों के लिए लोन दिए गए, और इतने मोटे लोन दिए गए, लोग, उनको पता था। और फिर नौकरियों से निकाल दिया जाता है। नौकरी से लोग निकल गए तो लोन कहाँ से चुकाएंगे? फिर उनके इन्होंने लोन, हम्म। तो हुआ यूं कि वो घर भी इन्होंने वापस ले लिए, और उन्होंने जो पैसा दिया वो पैसे भी उन्होंने वापस ले लिए, और उनको उनकी प्रॉपर्टी से बाहर कर दिया। हम्म। तो वहां पे ये भी जो संकट आया था, उसकी भी स्थिति जो है ना वो बहुत खराब है। हाँ, जब वो संकट आया था 2008 में, तो फोर्ड जो कार थी, फोर्ड जो काफी अच्छी कार थी, मेरे पास भी थी एक फोर्ड आइकन। और वो मैंने काफी सस्ती ली थी, लगभग 3,80,000 में ली थी, जबकि वो 7-8 के आसपास मिलती थी उस वक्त। तो बहुत ज्यादा वो अच्छी थी, और वो भी बंद हो गई। ये बंद होना जो है ना, एक इतनी अच्छी बड़ी कंपनी का बंद होना एक नेगेटिव साइन था। तो उनको अब ये चाहिए कि जो अपनी फालतू की बातें करते हैं उनको फालतू की बातें नहीं करनी चाहिए, और मतलब जुबान के ऊपर कंट्रोल रखना बहुत जरूरी है एक पॉलिटिशियन के लिए। तो इसलिए, क्योंकि वो उसकी जो बात है ना, एक पॉलिटिशियन की बात को लोग अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट करते हैं, अलग अलग तरीके से समझते हैं। तो इसलिए उनको इस तरह की बातें करनी नहीं चाहिए कि जैसे मोदी जी गए थे तो उल्टी सीधी बात को की, लेस इंटेलिजेंस, और फिर वी मिस्ड यू। ये तो शिकायत करने वाली बात है। अब पर्सनल मामलों में आप सरकारी मामले घुसाड़ देंगे तो ये अपनी उसकी इमेज खराब हो गई है।
अगर वो आज इलेक्शन लड़े, ट्रम्प तो हार जाएगा। आज अगर दोबारा इलेक्शन होता है तो ही शैल बी डिफीटेड। और वहां के जो पूंजीपति हैं वो बहुत समझदार हैं, वो तो मतलब इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। और सेंसेक्स जो है इतना नीचे गिर गया है यूएसए का और भारत का भी, कि जो है ना बहुत ही ज्यादा उनको नुकसान हुआ है, बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, अरबों रुपए का नुकसान हुआ है। तो ये एक तमाचा है उसकी उसके जो बड़बोलेपन के ऊपर। भारत का जो बाजार है, आज भारत के बाजार की जो स्थिति है, उसमें एक तरफ तो लोगों को तनख्वाहें नहीं मिल रही है ढंग से, प्राइवेट सेक्टर नहीं दे रहा, बिजनेस करने बैठो तो बिजनेस के अंदर भी कुछ लॉस ही हो रहा है ज्यादातर लोगों को। जब से गवर्नमेंट जॉब्स, जैसे हमारी जब किताबों के काम होते हैं, क्योंकि लोग रिटायर हो गए, नए जॉब्स में नहीं आ रहे, तो लोग बुक्स नहीं खरीदते। मैं नई दिल्ली हाँ में जी। देख रहा हूँ, तो सबसे ज्यादा जो कंज्यूमर्स, जो सबसे हाई कैपेसिटी का बायर होता था, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता। गवर्नमेंट नौकरियां सरकार दे नहीं पा रही। अब उसके ऊपर आपको क्या लगता है, हमें अभी भी क्या अपनी निर्यात वाली जो नीति है, कि बाहर जाओ और डॉलर हम्म। लेकर आओ, उसी नीति पे कायम रहना चाहिए? नहीं, हमें अपना जो अपनी जो इकोनॉमी है उसको स्ट्रांग करना चाहिए। बाहर जाके डॉलर लाना कोई आसान काम नहीं है। उसके लिए पहले खर्च करने पड़ते हैं लाखों रुपए, और तब जाके वहां से डॉलर कमा के आदमी आ सकता है। वो भी अगर वो सही तरीके से, लीगल तरीके से जाए, कोई नौकरी हो उसके पास हाथ में, तो तभी जाए, तभी फायदा है। तो हमें अपनी इकोनॉमी, मुझे नहीं लगता कि हमें जो है ना अपनी इकोनॉमी के बारे में डरना चाहिए। क्योंकि हमने पहले भी जो 2008 में भी जो महामंदी आई थी अमेरिका में, तो उस दौरान भी हमने देख लिया था। हमने हमारी जो स्ट्रेंथ थी वो हमारा जो सिस्टम है पैसे बचाने का, वो है। उसकी वजह से जो है ना हम बच गए। फालतू खर्चा हम करते नहीं है। मिडिल क्लास तो फालतू खर्चा करती नहीं है। ये सर, फालतू खर्चा नहीं करती मिडिल क्लास, लेकिन एक बात ये भी है ना कि क्यों नहीं कर पाती। बात यह है, इसलिए नहीं कर पाती क्योंकि उनको पता है पैसे की कीमत क्या है। हमने हजारों साल से जो है ना गरीबी देखी है, तो अब हमें पता है कि पैसे की कीमत क्या है। तो इसलिए उनको ऐसे लगता है, वो समझदारी से खर्च करते हैं बस। ये चीन बात का है। चीन का क्या स्टैंड होगा? क्योंकि सबसे ज्यादा टैरिफ तो चीन पर ही लगा है। क्या वो ये जो हाँ, चीन ने भी रिटेलिएटरी टैरिफ लगा दिया है। 34%, 35%, तो अब उन्होंने भी लगा दिया है। अब चीन की इकोनॉमी तो काफी बड़ी है। वो जो है ना वो तो एक किस्म से टक्कर में आ रहा है अमेरिका की। तो टक्कर में आने की वजह से जो है ना वो घबराता नहीं है। जबकि हमारा जो रवैया है वो है कि कॉन्सिलिएटरी है, कि ठीक है, डिप्लोमेटिक तरीकों से जो है ना बाद में चुपचाप कुछ ना कुछ बातचीत करके तो कर लेंगे। लेकिन और वही तरीका ठीक है। एकदम जब चारों तरफ भड़की हुई है आग, तो इसमें कुछ भी कहना सही नहीं होगा। ट्रम्प के जो लीडरशिप स्टाइल है, वो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि जो नरेंद्र मोदी जी को वो कॉपी कर रहे हैं? नहीं नहीं, वो मोदी को कॉपी कैसे करूंगा? वो तो उसका स्टाइल ऐसे ही फ्री फ्री स्टाइल है, जैसे फ्री स्टाइल रेसलर होता है ना वैसे ही उसका स्टाइल है। जैसे फ्री स्टाइल एक एक होता है पहलवान, उनके बारे में तो ये ही भी इज ये भी बिहेविंग लाइक दैट। खैर, उनके बारे में ये भी कहा जा रहा है, जैसे कि जैसे उन्होंने कहा था मैं दीवार खड़ी करूंगा, जो कि एक बहुत पुरानी बात थी, मतलब कोई कर नहीं पाया था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने दीवार खड़ी कर दी थी। मैक्सिको के खिलाफ तो उन्होंने दीवार खड़ी करी है इतनी बड़ी। ये है। अब वो एकदम हाँ, तो से अब उस दीवार के ऊपर सीढ़ी चढ़ के लोग इधर से सीढ़ी रख रहे हैं लकड़ी की,
और लकड़ी की सीढ़ी रखे ऊपर चढ़ के आगे कूद रहे हैं। नहीं वो उस तो दीवार का भी कोई फायदा नहीं हुआ। नहीं, लेकिन उन्होंने अपना किया ना पूरा तो। और हाँ किया, क्योंकि वो तो करना ही चाहिए। अच्छा एक ये भी तो है सर, जो वॉर होती है वो जरूरी नहीं है ना कि आप वॉर डायरेक्ट करें। डायरेक्ट देखिए, हाँ, यूक्रेन से असल में जो यूक्रेन का और रशिया का है, इसमें अमेरिका भी एक हिस्सा है उस वॉर का। अब मिस्टर बहुत डोनाल्ड बड़ा ट्रम्प हिस्सा है। इसको पैसे में तोले वो अलग बात है, लेकिन ये तो बहुत पुरानी स्ट्रेटजी है उनकी कि यूक्रेन को तैयार करो हाँ रशिया के विरुद्ध। हाँ तो मैं वही हाँ। कहूँ कि ये जो इन्होंने अब जो कर 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 जो लगा रहे हैं, और इसके पीछे एक बहुत बड़ी जो उनकी वहां की जनता है उसकी आवाज भी है। लेकिन अगर आवाज भी है और वो लगा भी रहे हैं, तो भी तो कोई स्ट्रैटेजी होगी ना, सिर्फ कर ही तो नहीं होगा। जैसे हमने कल बात करी कि इस कर से तो बल्कि उनकी अपनी जनता को प्रॉब्लम होगी। हम भी अगर टैरिफ लगाते हैं, आयकर शुल्क लगाते हैं, जैसे हमने कल चर्चा करी, जो हमारा इंग्लिश में था वीडियो, कि उससे हमें ही प्रॉब्लम होगी। उससे हमें फायदा नहीं होगा, उससे हमारे और रिसोर्स छिन जाएंगे। वहां की जो जनता है या कहीं की भी जनता, जब उनको आदत पड़ गई है, उनकी मैन्युफैक्चरिंग है ही नहीं, तो ज्यादा पैसा देना होगा, तो असल में तो डॉलर ही आएगा ना। वो डॉलर तो उनके पास है ही। अगर डॉलर ही ज्यादा आ रहा है, तो डॉलर तो उनके पास है। डॉलर इज ए पीस ऑफ पेपर, एक पीस ऑफ पेपर है वो। उनका सिस्टम है जिसके अंदर वो छाप लेते हैं। उन्होंने उसको नाम भी दे रखा है, कुछ ध्यान नहीं आ रहा अभी, कि भैया गवर्नमेंट को बोल दो, फेडरल गवर्नमेंट उसकी वो ले लेगी, गारंटी ले लेगी, हाँ भाई इतना पैसा चाहिए, उतना उनको छाप के वो दे देती है गवर्नमेंट उनको। तो वो फिएट करेंसी जिसे नहीं, बोलते हैं। गवर्नमेंट ऐसा है कि नोट तभी छपते हैं जब उसके इक्विवेलेंट सोना हो नहीं नहीं, वो पास में। सेवेंटीज में खत्म कर दिया ना अमेरिका ने सिस्टम। वो सेवेंटीज में उन्होंने हटा दिया वो सिस्टम। तो अब उन्होंने फिएट करेंसी का सिस्टम लाया हुआ है। लोगों को मैं बताया तो, फिएट करेंसी का सिस्टम क्या है कि वो गवर्नमेंट से कहेंगे भैया हमें इतना रुपए चाहिए, गवर्नमेंट एक तरह का एक कागज बना देगी, बॉन्ड बना देगी, और वो बॉन्ड बना के बाहर की कंपनीज या बाहर के देशों कहीं से कोई भी आके उस बॉन्ड को खरीदेगा, और वो पैसा उनको दे देगा, और वो फिर उसका इंटरेस्ट उसको देते देते रहेंगे। और वो छाप भी लेते हैं उतना जितना उनको चाहिए। तो उनको वो, उनका जो रुपया है, बेसिकली यही बात समझने की है कि अमेरिका का जो आर्थिक डोमिनेंस है ना, वो आर्थिक डोमिनेंस बना है जब उन्होंने एटम बम गिराया। अच्छा, उसके बाद उनके एक्सपोर्ट्स बढ़ गए। जैसे फोर्ड का आपने दिया, फोर्ड बढ़ गया। अच्छा, कोडाक, मैं फिल्मों से जुड़ा रहा हूँ, कोडाक कंपनी थी, $20 बिलियन की कंपनी थी। $20 बिलियन की कंपनी आज शायद $1 बिलियन की भी नहीं रही होगी वो कंपनी। ऐसे कई कंपनियां तो जो बदलती मार्केट है, बदलते जो परिवेश है, बदलते परिवेश में इतनी तेजी से चीजें बदली है कि कई सारी चीजें धराशायी हो गई है। उधर से जो मैन्युफैक्चरिंग है वो चीन के पास चला गया। चीन अपना, तो ये बात ये है कि कहीं ना कहीं ये जो अभिजातीय वर्ग है, इनको तो सारी नॉलेज है ना। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप, बेशक उन्होंने चुनावों में बोला हो कि मैं तो भैया कम्युनिस्ट किताबें, मार्क्सिस्ट किताबें स्कूल से हटा दूंगा, लेकिन बात यह है इन एक्शन, इन एक्शन तो वो वही कर रहे हैं ना जो कम्युनिज्म की विचारधारा है। तो इसलिए मैंने पूछा था आपसे सबसे पहले कि कहीं ना कहीं अब दुनिया को ये समझ तो नहीं आ रहा कि भैया हम जो ये पूंजीवाद के चक्कर में इस मैन्युफैक्चरिंग को वहां करो, वहां से सस्ता करो, वहां से बुलाओ, इससे अपनी ही प्रॉब्लम हो रही है। जैसे हमने भारत में भी देखा है कि हमारे यहाँ पर पूरे के पूरे जो हमारे कुशल कारीगर थे वो तहस नहस हो गए। और जैसे आप कोई भी इंडस्ट्री उठा लीजिए जो मशीनों पे गई, या फिर बस सिर्फ आपने उत्पादन 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 करना है, और उसकी वजह से मतलब कैपिटल के ऊपर जो चीज चली गई है, खाली कैपिटल चेंज हो रही है, उसको आप किसी में वो आपके अंदर कोई काबिलियत नहीं पैदा कर पा रही है, ये बात जो है। और दूसरा, वो आपका जो सिस्टम है वो पूरा तहस नहस हो रहा है। मतलब ये कैपिटल जो पूंजी है उसका एक जो एक वैल्यू होती थी पूंजी की, असल में वैल्यू तो कुछ बची नहीं। वैल्यू आती थी इंसान के हुनर से। आज जैसे फिल्मों में हम देखते हैं, मैं फिल्मों का इसलिए एग्जांपल देता हूँ क्योंकि मैं जुड़ा रहा हूँ, एक अच्छे गायक को आप ज्यादा पैसा क्यों देते थे? क्योंकि उसकी वैल्यू थी। अब अगर साउंड जैसे आज हो रहा है एआई से आप गवाइए, या फिर ज्यादा उसकी सप्लाई हो गई, एक कपड़ा जो आपको थोड़ा महंगा पड़ता था उसकी इतनी ज्यादा सप्लाई हो गई है मशीनरी से, तो वो सस्ता पड़ रहा है आपको। लेकिन असल में वो सस्ता पड़ रहा है क्योंकि उस पैसे की वैल्यू गिर गई है। क्योंकि पैसे की वैल्यू इंसान के हुनर से खत्म हो गई है, उसकी कोई काबिलियत नहीं है। आज मान लीजिए कि
किसी भी इंसान को इंसान एक दृष्टि से देखता है, ये है तो वो सोचता है ये काम करता होगा तो ये होगा, उसकी कोई बुद्धि किसी चीज की, मतलब वो वैल्यू ना तो वैल्यू है और ना किसी इंसान में कोई चीज है, तो वो उसको निकाल भी नहीं सकता। ये भी एक परिवर्तन हो गया है। हर चीज आप, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि हम्म। किसी इंसान में कोई चीज अगर कोई वैल्यू किसी को नजर आती है तो हर कोई सोचता है कि उसकी वो चीज से कैपिटलाइज कर लो, उसको उसको कैपिटलाइज कर लो। लेकिन पहले क्या होता था कि उसके पास, अच्छा वो कैपिटलाइज करना क्यों चाहता है, क्योंकि उसके पास कैपिटल है, और कैपिटल से वो टेक्नोलॉजी खरीद लेता है। एक अकेला आदमी में किसी की काबिलियत तो वो टेक्नोलॉजी उसके पास नहीं है, तो उसकी काबिलियत की कोई मायने है नहीं। अगर इसी को हम देश के स्तर पे देखें तो अमेरिका बेशक साइंटिफिकली तो आगे है ही, आर्म्स में भी आगे ही है, लेकिन इतने काबिल लोग होने के बाद भी उनकी अपनी मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, वो मतलब कुछ बना नहीं रहे अपना, सब बाहर से, चीन से या बाकी देशों से लेकर। ये उनको समझ भी तो आई होगी कि नहीं होगी? नहीं, उनको ये समझ आया हुआ है कि हम अगर बनाएंगे तो हमें ज्यादा महंगा पड़ेगा, बाहर से मंगवाएंगे तो सस्ता पड़ेगा। इसीलिए जैसे चाइना की चीजें हैं वो, अब भारत में अगर हमारा एक पड़ोसी था, वो उसकी स्टील की फैक्ट्री थी पंजाब में, तो वो उसने बंद कर दी। वो कहता थी चाइना का जो लोहा है वो यहाँ आके पहुंच के बाद भी सस्ता है, मतलब ट्रांसपोर्ट देने के बाद भी जो है ना सस्ता पड़ता है। तो इसलिए अपनी पंजाब में उसने फैक्ट्रियां बंद कर दी, और वो जहाँ हमारा ऑफिस है वहीं साथ वाले कमरे में वो सब्जी बेचने का, ऑनलाइन सब्जी बेचने का काम करने लग पड़ा। तो ये बात भी है। अब अगर कोई कैलकुलेट तो करेगा ही ना, जो भी आदमी या जो भी देश कोई काम करेगा तो उसको कैलकुलेट तो करना ही पड़ेगा कि हमें क्या मिलेगा, क्या तो नहीं बात मिलेगा। देखिए, नियंत्रण नियंत्रण की बात है ना, यहीं पे बात आ गई है। जो कैलकुलेशन हो रही है, जो आपने उदाहरण दिया, अब वो कैलकुलेशन क्यों कर रहे हैं कि रुपया कितना डॉलर में कन्वर्ट होगा या कितना युआन में कन्वर्ट होगा और वहां से आएगा। लेकिन अब यही तो बात है ना कि पूंजीवाद ने देशों की जो सार्वभौमिकता थी, जो उनकी सोवरनिटी थी, मेरा घर है, मैं अपने घर में डिसाइड करूंगा ना कि भैया मैं अपने घर में क्या खरीद के लाऊंगा। मेरा खेत है तो मैं डिसाइड करूंगा ना मैं अपने खेत में क्या उगाऊंगा। तो हम्म। ऐसे ही जो देश है, वो देश डिसाइड ही नहीं कर रहे ना कि भैया जो हमारा देश है हम उसके हिसाब से चलें। भाई अगर हमारी टेक्नोलॉजी जितनी है उस टेक्नोलॉजी के हिसाब से हम चलें, तो फिर हमें उस हिसाब से अर्निंग भी उस हिसाब से होगी ना। अब ये पूरा कंपैरेटिव सिस्टम चल रहा है ना। हाँ, वो तो है। अब ये जो एक्चुअली जो जिस चीज की डिमांड होती है उसी चीज को वो उगाते हैं। अब अगर कोई देश ज्यादा उगा ले कोई चीज और उसको फिर भेज दे किसी एक देश में, तो वहां फिर एंटी डंपिंग जो है ना वो लग जाता है, उनका जुर्माना वगैरह भी होता है। तो ये समस्या है बहुत ज्यादा। भारत को क्या हाँ जी। करना चाहिए आपके साथ में? नहीं, भारत की स्थिति तो मजबूत है उसकी। ये तो हम जो मोटरसाइकिल है कितने खरीदते हैं मोटरसाइकिल, या दूसरी चीजें तो ठीक है आती हैं। और भारत को मेरे ख्याल कोई डरने की बात नहीं है। भारत विल स्टैंड स्ट्रांग, हमेशा मजबूत ही रहेगा भारत, क्योंकि हमारी जो इकोनॉमी है वो हम खुद भी जो हम पैदा करते हैं वो हम खुद भी सर देखिए, कंज्यूम कर सकते हैं। अभी जैसे आपने जो एग्जांपल दिया, हम आप कह रहे हैं इकोनॉमी मजबूत है, लेकिन यहाँ तो गिर रही है ना इकोनॉमी। नहीं, कैसे फेल हो रही है? सर एक फैक्ट्री में एक महीने काम करने पे 8 से 10 या 12 हजार, क्या पालेगा इंसान? बिल्कुल ठीक बात है आपकी, लेकिन ये तो फिर वही है ना, उनको डिमांड करना चाहिए, ज्यादा तनख्वाह उनको डिमांड करनी चाहिए तभी होगा ये। नहीं तो ऐसे ही करते रहेंगे तो फिर तो जो अवेलेबल है जॉब उसको करनी पड़ेगी। ये तो डिमांड करने से ज्यादा पर फिर तनख्वाह बात ये आ डिमांड गई, करने वही से तो ही बात आ गई कि फिर देश का महत्व क्या रह जाता है? फिर देश कहाँ में आए? अगर देश इंटरफेयर ही नहीं कर रहा इकोनॉमी में, अगर देश एक को
पूरी तरह से शोषण करने का मौका दे रहा है और दूसरे का शोषण होने दे रहा है, तो फिर देश का मतलब क्या रह जाता है? नहीं, देश कहाँ मतलब शोषण होने दे रहा है? मतलब आप भारत की बात करें कि भारत शोषण होने दे रहा है? मैं भारत की बात कर रहा हूँ सर अभी तो फिलहाल। नहीं, ऐसा है कि ये तो सिर्फ एक टैक्स का मामला है। अब टैक्स अगर वो बढ़ाएगा हमारी चीजों पे, तो वहां के लोगों को ही देना पड़ेगा वो टैक्स। नहीं और नहीं, हम अगर वो बढ़ाएंगे तो तो सही हमारे है। लोगों को देना बाकी तो पड़ेगा। हम, मैं तो उसके बाद जो भारत का परिप्रेक्ष्य है, क्या है ना कि अमेरिका के ही रास्ते पे भारत भी चल रहा है। मैं आपको बता दूं, हम जितने भी ब्रांडेड सामान लेने जाते हैं, आप प्यूमा के शूज लेके आइए, देखिए मेड इन वियतनाम होते हैं। आपने चाइना का एग्जाम्पल दिया, और ये आज से नहीं, लगभग 15 16 साल 20 साल से ये हो रहा है कि भारत के जितने भी व्यापारी हैं वो चीन में जाके बैठ रहे हैं। और जो भारत की हम्म। मैन्युफैक्चरिंग है वो एकदम खत्म हो चुकी है, दब चुकी है। तो यहाँ पे, हम्म। तो यहाँ पर भी तो इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है ना। मैं यही आगाह करने के हाँ, तो हिसाब यहाँ के से। लोगों को करना चाहिए ना। आजकल देखिए, सरकार इतने सहूलियत दे रही है, मतलब जमीन दे रही है, फिर पैसे भी दे रही है फैक्ट्री बनाने के लिए, चलाने के लिए। सर, तो यहाँ जो लोग करना चाहते हैं वो करें। नहीं लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये है ना कि सरकार जो देती है वो पेपर्स में ज्यादा होता है। दूसरा ये, मान लीजिए आपने कर भी लिया कोई काम, हर काम जो है ना वो बड़ी कंपनी कर रही है। अब आप आईटीसी को लीजिए। आईटीसी जो तंबाकू का काम करती थी, सिगरेट बनाने का, आज बच्चों की पेंसिल, नूडल्स, बिस्किट्स, बिस्किट्स का जो एक छोटा काम होता था, बेकरी आप घर में खोलते थे, वो भी जब बड़ी बड़ी कंपनियां करेंगी। और दूसरा, आप देखिए कि हर जगह एक नए तरह से शहर बसाए जाते हैं, नए तरह के मॉल होते हैं, और सारी जो मेजर लोकेशंस होती हैं वो आके पहले बड़ी कंपनीज ले लेती है। तो जिनके पास इतना कैपिटल इकट्ठा हो गया, इतनी पूंजी इकट्ठी हो गई है, वो किसी को करने ही नहीं दे सकते काम। तो फिर देश का मतलब क्या है फिर? तो आप, ये बात, ये देश की शक्ति कहाँ पर है? आपने जो शक्ति है, हम जो सार्वभौमिक सोवरन बने, तो अपनी सोवरनिटी तो कैपिटल को दे दी, चंद हाथों में दे दी। तो क्या हमें अब अमेरिका को देखते हुए ये नहीं सोचना चाहिए कि अब हमें भी अपनी कुछ बदले, अपनी सोच, आर्थिक नीति हम बदले अपनी? हाँ, ये आर्थिक नीति तो फिर जो प्रैक्टिकल सामने चीज होती है, जो सिचुएशन होती है, उसी के ऊपर डिपेंड करती है। मतलब जो डिपेंड करती है तो आर्थिक, आपको क्या लग रहा है भारत में क्या डिपेंड कर रही है, किस दिशा में जा रही है? भारत की फिलहाल तो मुझे ठीक ही लग रही है, बाकी आगे का मैं कह नहीं सकता। आपको ठीक लग रही है? मुझे, हाँ ठीक ही है, मतलब क्या है, वही वही सामान मिलता है। नई नई चीजें आ जाती हैं, अगर अच्छी लगती है तो खरीद लेते हैं चेक करने के लिए। आपको लगता है भारत में जो लोग खाना खाते हैं, मतलब अगर जो मटन खाने वाले 800 रुपये किलो मटन है, तो आप देखे कभी कसाई की दुकान पे जाइए तो गरीब आदमी आकर मुर्गे के पंजे खरीदता है। नहीं, मैं तो मैं बता देखा देता हूँ, नहीं। नहीं मैं बता देता हूँ, गरीब आदमी जब जाता है कसाई की दुकान पर, तो वो मुर्गे के पंजे खरीदता है। वो एक पंजे, हड्डियां बिकती पंजे है, से क्या होता है? पंजे खरीदता है पंजे क्योंकि खरीदने से क्या होता है? वो पंजे खाते हैं। वो अफोर्ड नहीं कर सकते कि एक मुर्गा भी वो खा नहीं, पाए। पंजों में तो नाखून होते हैं ना। नहीं नहीं, ये तो अब वही तो बात है ना, ये बात शायद मैंने पहली बार बोल रहा हूँ। पंजे में मांस हाँ। होता है, गरीब आदमी मांस नहीं खा पाता अफोर्ड, तो वो खाता है पंजे। वो जाता है हड्डियां खाता है। अच्छा, हमारी नानी बताती है कि बचपन में क्या होता था कि वो गेहूं लेके आते थे, जो गेहूं ऊपर से छिलका होता था, कूट के फिर गेहूं निकाल के फिर खाते थे। तो 50 60 70s की गरीबी ये थी कि हम जो है ना कपड़ों पे पाती लगा के पहना करते थे। आज की गरीबी ये है कि हमें लग रहा है कि सब कुछ है, लेकिन कितने लोगों के हाथों में आ रहा है वो हमें पता नहीं लग रहा। उसका कोई डाटा निकल के नहीं आ रहा, हमें लग रहा है कि हाँ है, सब कुछ है। लेकिन उस सब कुछ है में हमें फूड कैसा मिल रहा है, फूड की क्वालिटी कैसे मिल रही है, क्या वो क्वालिटी सस्ती मिल रही है? घी हमें सस्ता मिल रहा है, अब लग रहा है सस्ता, मगर क्वालिटी क्या मिल रही है? क्वालिटी लो इसलिए मिल रही है क्योंकि हमारे पास उतनी पैसा नहीं है, कंज्यूमर के पास देने के लिए, नागरिकों के पास उतना पैसा नहीं है कि वो अच्छी क्वालिटी ले पाए। इसलिए चीजों की क्वालिटी गिर गई तो रेट कम हो गए हैं।
इसलिए लग रहा है कि मिल हम्म। रहा है सब कुछ, लेकिन फिर भी 12,000 में मैं देखता हूँ कि मतलब कैसे सोच सकते हैं कि दिल्ली 8,000 में, 8,000 में एक आदमी पूरे महीने मेहनत करे। तो जबकि गवर्नमेंट का तो जो रूल है वो 19,000 पे मिनिमम अगर वेजिस का है, हम्म। तो 19 तो हाँ खैर जी, हाँ जी। बहुत है। मेरा मानना तो 1 लाख रुपए मिनिमम वेज होनी चाहिए, या फिर आप रुपए की कीमत बढ़ाओ। अब रुपए की कीमत घट रही है और वेजेस जो है वो और घट रही है। तो देखिए, हम 4 शहरों के अंदर मिला लें, बड़े 4-5 शहरों में तो ज्यादा से ज्यादा 15 करोड़ से ज्यादा भारतीय नहीं रहते। छोटे शहरों को मिला ले तो बाकी 15 करोड़, 30 करोड़ भारतीय हो गए, लेकिन भारतीय लगभग 150 करोड़ है। तो 100 से ज्यादा करोड़ के जो भारतीय हैं, उन पे शहरों की जो मोटी कैपिटल है, मोटा पूंजी है, वो तो आ ही नहीं रहा कि वो अफोर्ड करें। और उन शहरों के अंदर भी आप देखिए कि हमारे घरों में काम करने वाले कितने हैं। आप किसी भी जो घर में महिला काम करने आती है, 8-10 हजार से ज्यादा महीना नहीं कमा पाती, जिसमें वो सुबह 5 बजे उठती है, रात को 11-12 बजे वो सोती है, अपने घर को नहीं, भी ऐसी बात संभालती है। नहीं है। 8-10 हजार तो वो एक ही घर से कमा लेती हैं, और वो कई घरों में काम करती हैं, तो इसलिए 20-25 हजार तो वो कमा लेती हैं। 8-10 हजार तो कहीं जो बहुत पॉश एरिया होंगे वहीं काम करने की जिनकी होगी, आमूनतन 1,500 से 2,000 रुपया एक घर से मिलता है, सफाई और बर्तन का। 50 गज का घर हो तो, उससे बड़ा हो तो फिर वो ज्यादा दे देते हैं। अच्छा, उसमें ऐसा होता है कि पैसे भी काट लिए जाते हैं। पूरा प्राइवेट सेक्टर आधे दिन ना हो तो तुरंत पैसा काटता है, हाँ, प्राइवेट सेक्टर जो कंपनी है वो तो काटती हैं। काटती है। सैलरी है नहीं, कटिंग वैसे हो रही है। तो हम्म। मुझे तो कुछ नहीं लगता, आपको लगता होगा कि है, लेकिन मुझे नहीं लगता। और काम करते हुए मुझे यही लगता है कि भाई लोगों की जो बाइंग कैपेसिटी है, खरीदने की जो क्षमता है, वो बल्कि और कमजोर हो गई है। लग्जरी तब बढ़ती है कि लग्जरी आपको बढ़ती हुई नजर आएगी। लग्जरी इसलिए बढ़ती है क्योंकि जिसके पास इतना है ना, वो फिर इतने में चला जाता है। तो कंपनी उसको कैटर करने लगती है जिसके पास इतना आ गया, फिर इतना आ गया तो वो जो इतने वाले रह गए ना, उनको वो ध्यान ही नहीं रखते। ये है। खैर सर, कोई बात नहीं। मैं भी अपनी एक पुस्तक में चाहता हूँ दर्शकों की जरूर पढ़े, और मैं अगली पुस्तक भी तैयार कर रहा हूँ अर्थव्यवस्था पर। ये कार्ल मार्क्स के एक लेख के ऊपर है मेरी पुस्तक। तो ये हमारी वेबसाइट पे nspmart.com पे ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं। और एक मोबाइल नंबर दो मैं आपको देता हूँ, 8527533051, और एक और नंबर है 8851188170। जिन दर्शकों को नहीं पता मैं बता देता हूँ। माननीय अमृतलाल रावल जी एक रिटायर्ड प्रोफेसर हैं, एक ऑथर हैं, एक पब्लिशर हैं, एक जर्नलिस्ट हैं, और बहुत विस्तृत काम उन्होंने किया है। और हर विचारधारा, चाहे वह कम्युनिस्ट विचारधारा हो, चाहे गांधीयन विचारधारा हो, चाहे आरएसएस की विचारधारा हो, चाहे अम्बेडकर विचारधारा हो, हर विचारधारा के ऊपर उन्होंने काम किया है। उनकी पुस्तकें भी आप हमसे ले सकते हैं। तो सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस कार्यक्रम में धन्यवाद आने। बहुत बहुत। आपकी ये किताब मैं पढ़ना चाहूंगा। मैं आपको सर भेज आपकी ये देता जो, हूँ, आप एड्रेस भेज हाँ, दीजिए, मैं आपको भेज देता हाँ, ठीक है। ओके, ओके। हूँ। थैंक यू। धन्यवाद।